हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो अभी आप लोग का 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है हिंदी का। उसके लिए देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, जिसका कोड है 801 DA। देखो यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ 2023 का जगह पे 24 लिखकर और आपको इस पेपर का 24 का बताकर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, देखो वो गलत तरीका है एक तरह से, लेकिन चलो आप कहोगे कि भैया ठीक है, वो भी तो हम लोग पेपर सॉल्व भी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हट चुके हैं आपके हिंदी में, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, लेकिन वो पुराने पैटर्न पे भी पुराना वाला क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं। ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो चलो उनसे छोड़ो, उनको क्या, हम लोग चलो इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये 2023 का पेपर है। देखो इस प्रकार 8 से 1 DA, DB, DC कर इसी तरह DG तक, यानी आपके लगभग 7 कोड। हर साल आप जानते हो कि आपका 7-7 कोड का हर सब्जेक्ट का पेपर आता है। तो 2023 में भी हिंदी का 7 सेटों का पेपर आया था। तो हम लोग अगले 7 दिनों में, ठीक है, पर डे एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में 8 से 1 DA वाला जो कोड है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के, ठीक है। और बाकी इस पेपर का PDF आपको ना, PDF इस पेपर का हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सातों कोडों का पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे है। अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन भी आप पाना चाहते हैं, टेस्ट भी पाना चाहते हैं, तो वो आप एक बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग 20 जो MCQ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे मेंशन भी मैंने कर दिया कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः वह उसे ना पढ़े हुआ बोर्ड में नहीं आएगा। चलो हम लोग करते हैं सबसे पहले जो 20 मार्क के आपके MCQ हैं उनको। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। और समझ जाओ कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले एकदम मॉडल पेपर है एक तरह से आपके, ठीक। तो चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, नाम में ही छुपा है शुक्ल युग। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, गबन की विधा है। गबन की विधा हमें बतानी है। देखो गबन गोदान ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, ठीक है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। तो चलो उसके आगे अगला प्रश्न देख सकते हो, कंकाल के लेखक है। भाई कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल तितली रावती, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये हम लोग के 3 प्रश्न हो गए। इधर चलता हूँ चौथे प्रश्न पे। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो अगला देखो, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हो कि कलम का सिपाही कृति है। किसकी कृति है भाई? कलम का सिपाही हमें बताना है। तो देखो कलम का सिपाही अमृत राय की कृति है। और किस विधा पे? इसकी विधा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना, जीवनी। इसकी विधा कौन सी है? तो जीवनी विधा है। चलो आगे चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा बतानी है। और 1919 से 1918, सॉरी 1900 से 1918, मैं कहा कि कैसे ही डिक्रीज कर दिया। चलो 1919 से 1938, 1936 से 1943, या 1850 से 1900 तक। तो यहाँ पे देखो जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये बी वाला ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस साल भी आएगा। 1919 से 1938 आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी की, काफ़ी फेमस रचना है, एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा कवित्री हैं और यहाँ पे दिया है कि प्रगतिवादी युग की। ओके, यहाँ पे मतलब युग दिया है, किस युग की है हमें ये बताना है। तो देखो महादेवी वर्मा ना क्षयवादी युग की एक प्रसिद्ध कवित्री है। महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो 8वां प्रश्न, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? सीधे सीधा आप याद रखना, पद्माकर की। ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा तो 1843 तक से अब 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक युग के अंतर्गत रखा गया है और इसको अलग अलग युगों में बांटा गया है, ठीक। चलो तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो यहाँ नहीं है, हमें बताना है। निहार, सांध्यगीत, युगांत, दीपशिखा। तो देखो निहार, सांध्यगीत और दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके अलावा ये जो युगांत है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो हमें जो नहीं है उसे छांटना था, तो ये नहीं है। तो ये मार्कशीट में आप सी वाला भरोगे। क्लियर? चलो तो ये 10 प्रश्न हो गए हम लोग के शुरू के। अब चलो आगे के 10 प्रश्नों को करते हैं। ये शुरू के जो 10 प्रश्न होंगे ना, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों के मतलब बारे में होंगे, ठीक है। उनकी रचनाओं के बारे में होंगे, विधाओं के बारे में होंगे। आगे आगे जो 11 से 20 तक के प्रश्न होंगे वो समझ जाओ कि एक तरह से आपके व्याकरण समझ जाओ, ठीक। तो चलो जैसे इसमें देखो पहला प्रश्न और यहाँ 10 के बाद 11 हो एक तरह से, तो हास्य रस का स्थायी
यहाँ पे देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, भाव है। देखो ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इसको मैंने अच्छे से खुद से टाइप किया है, क्योंकि पिछले साल कुछ लड़कों ने भेजा था ना, तो वो पीडीएफ मतलब थोड़ा मतलब गड़बड़ लड़कों ने भेजा था, धुंधला धुंधला, कहीं मीठा हुआ, कहीं कुछ, कहीं खाँचा हुआ, तो इसलिए पूरा का पूरा मैं मतलब ये टाइप कर लिया, तो इसलिए कहीं कहीं ये मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैं सीधा कर दिया। हाथ से रस का स्थायी भाव, तो वो आपका हास हो जाएगा। करुण रस का पूछता है तो करुण रस का आपका करुणा यानी शोक हो जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम में 100% ये पूछी जाएंगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 की पीपर पात्र सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? पीपर पात्र सरिस मंडोला में यहाँ पे देख सकते हो, इधर हमें ऑप्शन दिया है कि रूपक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो ये बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपर पात्र सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है, काफ़ी ये फेमस लाइन है। अगला प्रश्न संख्या 13, 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 देख सकते हो। यह क्या है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। देखो दो चीज़ें छंद में आपकी दो ही चीज़ें आएंगी, एक सोरठा और एक रोला। ठीक, यही दो चीज़ें आएंगी। तो आप लोग याद रखना, सोरठा में आपके 4 चरण होते हैं और रोला में आपके 8 चरण होते हैं। ठीक है, और दोनों ही सममात्रिक छंद है, तो ये आपका सोरठा छंद में चरण होते हैं तो आपके 4 हो जाएंगे। चलो उसके बाद और चरणों को याद रखना, चरणों को पाद भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन शायद 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था किसी न किसी पेपर सेट में, तो जो चरण होते हैं कि पहला चरण दूसरा चरण, उनको पाद भी कहा जाता है। चलो अगला 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न, ये क्या है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है। तो देखो देश से पहले हम लोग का उप लगा है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे वो उपसर्ग होता है, तो यहाँ उपसर्ग है। ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो अगला प्रश्न है ये, ओके, ये प्रत्यय से रिलेटेड है, प्रत्यय के भेद है। ऐसे तो इसका ये आंसर होगा क्योंकि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट चुका है। प्रत्यय अब आपको लोग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक है, लेकिन आपका प्रत्यय हट गया है। ठीक है, उपसर्ग से ही केवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब कहो कि इसका जगह पे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके जगह आपका मतलब कि तो सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप में तद और युष्मद, ये 2 चीज़ें हैं, इन्हीं से आपका आएगा एग्जाम में शब्द रूप में। बाकी और शब्द रूप हट चुका है, उसके अलावा धातु रूप भी हट चुका है, पठ धातु, लिख धातु, हस धातु। ठीक, और मतलब ये सब चीज़ें हट चुका है, संधि भी हट चुकी है हिंदी से। इन सब चीज़ों की जगह पे आप लोग का अब 3 नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे वाक्य का स्वरूप हो गया। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द आप जानते ही हो। ठीक है, चलो आगे वो आएगा तो मैं बता भी दूंगा, तो ये आपका हट चुका है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न के हानि लाभ में समास है। हमें हानि लाभ में समास बताना है, तो हानि लाभ यानी हानि और लाभ, इसको बोल सकते हो समास विग्रह करोगे या हानि या लाभ। ठीक, तो ये आपका द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा, बीच में जिसमें हाइफन आ जाए, जैसे आपका माता पिता। ठीक, बीच में ये हाइफन आ गया, तो ये आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास एक होता है संख्याबोधक, जैसे आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज क्या है? संख्याबोधक है, 3 भुजा वाला, तो इसलिए यहाँ द्विगु समास हो जाएगा त्रिभुज में। तो ये दोनों आपके एग्जाम में अक्सर इनका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर, मछली का पर्यायवाची है। इसमें हमें मछली का पर्यायवाची शब्द बताना है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आप देख सकते हो, द्विज, मीन, रचना, मूड। सही ऑप्शन आपका मीन, बी वाला हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर प्रश्न आपका हट चुका है, संधि वाला है, नहीं आएगा। ये देखो मधु का हमें शब्द मतलब शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप पूछा है, हट चुका है, सिलेबस से नहीं आएगा। ये पठिताम धातु रूप पूछा है, धातु रूप हट चुका है। इन तीनों की जगह आपके नए टॉपिक जुड़े हुए हैं भाई, वाक्य का स्वरूप। ठीक है, और उसके अलावा विकारी और अविकारी शब्द, और एक और नया टॉपिक आपका जुड़ा है वाच्य वाला। ठीक है, वाच्य परिवर्तन वाला। क्लियर? आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो 20 एमसीक्यू के बाद इधर हम लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपी बोर्ड क्लास 10th 2023 का, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए या आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक तरह से इंपॉर्टेंट आप समझ जाओ कि मॉडल पेपर है, या एक तरह से पेपर ही इसको समझ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे के तो हम अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे 20 आपके एमसीक्यू हो गए ओएमआर बेस्ड, उसके अलावा ये 50 मार्क के आगे आपके क्या आएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिनका आंसर आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना होगा डिटेल में। तो चलो इसमें इनको वर्णनात्मक प्रश्न बोला गया है। इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा वो आपका गद्यांश का संदर्भ व्याख्या से संबंधित रहेगा। जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दे दिया, अथवा कर आपको नीचे भी एक गद्यांश दिया रहेगा, और इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड 3-3 प्रश्न पूछा रहेगा। तो आप
ऊपर वाला गद्यांश को सॉल्व करो या नीचे वाला को, दोनों में से मतलब कोई एक करना होता है, ये या फिर ये। इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो या इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। ये पहला कुछ इस टाइप का प्रश्न होता है गद्यांश वाला। और सेकंड जो प्रश्न होता है इसमें ना वो आपका सेम ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे पद्यांश होता है। मतलब 2 पद्यांश दे देगा, यहाँ एक और अभी इधर एक दिया है, देख सकते हो इधर एक अथवा कर और इनसे रिलेटेड दोनों से 3-3 ठे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये पहला दूसरा इस टाइप का होता है। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। अब देखो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश, तो अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो मान लो इसको छोड़ दो, आप ये मत करो, इसको कर लो, क्योंकि यह कोई बात नहीं कि देखो यहाँ मित्रता आ रहा है, ठीक है, इसको पढ़कर तो आप इसको आसानी से पहचान जाओगे। तो यही है, 2 इसलिए देता है, मान लो कि एक आपको नहीं आ रहा है तो आप एक कर लो। तो चलो इसको भी मैं करा देता हूँ, इसको दोनों को करा देता हूँ। ये देखो ये जो पहला वाला है ना, ये आपका भारतीय संस्कृति जो आपका चैप्टर है ना, भारतीय संस्कृति, आई थिंक 4th नंबर चैप्टर है शायद, ठीक है, जिसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, उससे लिया गया है। सिंपल। तो अब इसका आप संदर्भ लिख लोगे, यहाँ संदर्भ बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है। आपका हो गया, इसका 2 मार्क मिल जाएगा। अब इसका गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पे अधिकांशतः रेखांकित अंश की व्याख्या करने को पूछता है, लेकिन यहाँ पे भाव स्पष्ट करने को बोला गया था 2023 के इस पेपर में। तो यहाँ इसको करोगे तो 2 मार्क मिल जाएगा। और लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कांड से आज भी कायम है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, इनको करते हो तो। सिंपल। तो चलो आप इनको करते रहे ना, ठीक है, मैं संदर्भ बता दिया, किस चैप्टर का ये है इसको बता दिया। देखो आप अगर लक्ष्य बैच की स्टूडेंट हो तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ये हमारी एक ऐप है, यहाँ पे जैसे ये यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है, ये यूपीएमएसपी स्टडी है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ये सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक इस वीडियो के ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 1 मिनट, ओपन क्यों नहीं हो रही है भाई, रुक जाओ, नेट कनेक्ट करता हूँ। ओके यार, चलो इसमें कोई नेट प्रॉब्लम है, इसमें ओपन नहीं हो रहा है, तो एक दूसरी ये फ़ोन में मैं ओपन कर लिया हूँ। देखो ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप देख सकते हो। इसको ओपन करोगे ना, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो देखो यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो 10th प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाओगे ना, और यहाँ हिंदी में जाओगे और ये हिंदी पेपर 2023 में जाओगे तो देखो यहाँ 7 कोड के, जैसे ये अभी हम लोग डीए वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो डीए वाला एकदम ये नीचे है, इस प्रकार डीए डीबी डीसी कर डीजी तक 7 सेटों का ये पेपर है। यहाँ पे इस पे सॉरी डीबी वाला क्लिक कर दिया, चलो मतलब वही है। देखो इसको बैक करता हूँ, ये डीए वाला ओपन करता हूँ। कोई भी यहाँ पे आप देखो एकदम अच्छे से, यही बिल्कुल शुरू में मैं दिखाया था ना, एकदम वही पेपर है, एकदम एचडी में देखोगे टाइप किया हुआ है, कितना भी जूम करोगे फटेगा नहीं। यहाँ से आपको पूरा पूरा ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के लिए आपको देखो लक्ष्य बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ दिया गया है, 7 सेटों का पेपर का हल पीडीएफ सहित आप मतलब चाहते हो तो उसके लिए हम लोग का लक्ष्य बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। लक्ष्य बैच क्या है, यहाँ पे आकर इस वीडियो पे क्लिक कर पूरा डिटेल भी देख सकते हो। देखो यहाँ लक्ष्य बैच में ये सारी ऐसे आपको सॉल्यूशन अच्छे से संदर्भ व्याख्या लिखा हुआ ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ आओगे ना तो यहाँ देखो शुरू में आवर कोर्स का ये ऑप्शन दिख रहा है ना, आवर कोर्स का, और यहाँ पे देखो क्लास 10 दिख रहा है यूपी बोर्ड स्पेशल, तो इस पर आप क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे आपको अभी 199 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे 199 रुपये दिखाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा आपको पेमेंट करने का। यहाँ से डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे मतलब जो ऐप होती है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे खुल गया, इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 199 रुपये दिखा रहा है ना, यहाँ पे इस बार एक बार क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप गूगल फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हो वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये बैच आपका मतलब खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इसमें मतलब अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कैसे मिलेंगी अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो इस QR कोड पे भी कहीं दुकान से आप पेमेंट कराकर इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना इस नंबर पे, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखो इसमें अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो ये क्लिक कर आप अंदर जाओगे तो देखो यहाँ सारा का सारा पेपर आपको मिल जाएगा, जैसे हिंदी, और हिंदी में मैं चलो ये PYP प्रीवियस ईयर पेपर है, ये बोर्ड का भी मॉडल पेपर यहाँ मिल जाएगा। ये वीडियो है, यहाँ PDF पे आओगे तो अब देखो PDF पे यहाँ सारे सेट हैं, और यहाँ पे देखो जैसे ये हम लोग का DA कोड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ DA वाले में जाओगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसका हमें मान लो इसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, ये है, तो इसका सॉल्यूशन संदर्भ व्याख्या या भाव स्पष्ट जो भी है देखना है।
तो देखो यहाँ पे आ जाओगे और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से कि खंड ख का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का ये संदर्भ लिखा हुआ है। ये रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना था तो रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट किया गया और ये एक थर्ड वाला प्रश्न था तो उसका यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। तो देख रहे हो अच्छे से ये पीडीएफ में, देखो पीडीएफ में एकदम अच्छे से ये सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, और हिंदी का नहीं हर एक सब्जेक्ट का, और कितना भी जूम करोगे तो ये फटे वटेगा नहीं एकदम, क्योंकि HD क्वालिटी है। ठीक, और उसके अलावा देखो यहाँ पे जो ये 20 MCQ है ना शुरू वाले, तो इनका भी यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट भी ऐड किया गया है। जैसे ये देखो हिंदी मॉक टेस्ट फर्स्ट, तो इसमें DA वाला कोड का यहाँ स्टार्ट मॉक टेस्ट करोगे, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट मॉक टेस्ट पे करता हूँ तो देखो यहाँ पूरा पूरा ये मॉक टेस्ट आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के। इसी तरह मान लो यहाँ नीचे है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और सारा भी टेस्ट दे दो और अंत में सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपको देखो पूरा पूरा दिखा देगा कि कितने लोगों ने दिया है। आपकी लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो उसमें से आपका रैंक कौन सा है, पूरा का पूरा रैंक आपको यहाँ पे दिखा देगा। और उसके अलावा आप चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक कर यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखो, इसका पहला आंसर सही है, नेक्स्ट यहाँ नीचे करोगे तो इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह सारा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको लक्ष्य बैच में, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसकी प्राइस आपको मात्र 199 रुपये देनी होगी, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपये। और अभी तो 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अभी इस प्राइस में भी आप ड्रॉप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 299 रुपये का कोर्स लगभग अभी 26 जनवरी को भाई सबसे बड़ा दिन होता है, तो आई थिंक 99 रुपये में कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक, बाकी अगर आपको अभी लेना है तो आप वहाँ पे जो नंबर दिया गया था उस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। चलो, तो ये पहला हो गया। अब चलो ये सेकंड वाला कर लेते हैं। ये सेकंड वाला क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यह मित्रता आ गया, इसका मतलब ये मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इस गद्यांश का संदर्भ लिख लेना, आसानी से लिख सकते हो अब आप। और रेखांकित अंश यहाँ पे दिया है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका तो आराम से आप व्याख्या कर सकते हो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर हेडिंग और कर देना कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास जो गुण नहीं है वो दूसरे लोगों के पास उस गुण को सीखने हेतु उससे मित्रता करते हैं। ऐसे बना बना कर अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा और इसका 2 मार्क। बाकी इसका अच्छे से लक्ष्य बैच में मैंने जो PDF दिखाया है उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से, अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो, और ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो भाई मतलब जो उनके पास गुण नहीं है दूसरों से सीखने के लिए उसको देखकर आकर्षित होते हैं, सिंपल। तो इसका आंसर लिख दोगे, इसको पढ़ोगे तो मिल जाएगा, इसका 2 मार्क 6 मार्क मिल जाएगा। तो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, आपका मन, दोनों में से कोई एक। चलो, तो ये दोनों हो गया। अब चलो हम लोग गद्यांश के अलावा अब यहाँ पे दूसरा जो पद्यांश होता है इनको कर लेते हैं। अब पद्यांश में देखो ये आपका देखो यहाँ पे क्या है कि निर्गुण कौन देश कौ वासी, ठीक है, मधुकर सही समझाई सौदे बुझती साँच न हासी, को है जनक को है जननी को नारी को दासी। और यहाँ पे इधर देख सकते हो, इधर क्या लिखा है कि कैसे वर्ण भेष हैं कैसों की ही रस्में अभिलाषी। ठीक, आगे भी ये बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी ये आपके किस चैप्टर से देखो, तो ये आपका ना सूरदास जी द्वारा लिखित आपका मतलब पद का फर्स्ट ही चैप्टर है, पद्य वाला पाठ का, ठीक है, और जिसका नाम भी है चैप्टर का पद, ठीक है, सूरदास जी द्वारा लिखित है। तो अब इसका संदर्भ लिखना है। देखो पहला प्रश्न इसका संदर्भ भी पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको पद्यांश बोला जाता है। ठीक, तो संदर्भ इसका कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, अब इसमें पद्यांश शब्द यूज करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके, और यहाँ पे लेखक नहीं रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता कौन है भाई, तो वो सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे। आपका 2 मार्क इसका, और रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 मार्क इसका। और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो वो तो भंवरा है, तो लिख दोगे कि मधुकर शब्द का अर्थ भंवरा है, तो इसका 2 मार्क। ठीक, और रेखांकित अंश की व्याख्या यानी ये जो रेखांकित अंश है कि कौ है जनक कौ है जननी, यानी कौन जनक है कौन जननी है, कौन नारी कौ दासी, कौन नारी है और कौन दासी है। ठीक है, और आगे आगे देखो आगे क्या है कि कैसे वर्ण उसके भेष कैसे हैं, भेष कौन कैसो वर्ण रंग भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है, किन्हीं रस में अभिलाषी और उसकी किस रस में अभिलाषा है। मतलब यहाँ चूंकि उद्धव जी गोपियों को मतलब समझाने जाते हैं, ठीक है, उनको समझाते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, तो वहाँ गोपियाँ उनसे ये सब पूछती हैं, ठीक है, कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है, उसकी मतलब उसका जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, उसकी नारी यानी एक तरह से पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, उसका भेष कैसा है, ठीक है, उसका रंग और उसका भेष कैसा है, उसकी किस रस में अभिलाषा है, सिंपल ये सब चीज़ें पूछती हैं। ठीक, तो इसको लक्ष्य बैच में अच्छे से PDF में ना एकदम अच्छे से लिखा गया है,
कि ऐसे कि मतलब इसका अच्छे से डिटेल में लिखोगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि निम्न पद में उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं। तब गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी वही भ्रमर नाम से संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे मधुकर, आप यह बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। ठीक है, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। ऐसे आपको मतलब अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये सब लक्ष्य बैच में लिखा हुआ है, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, आपका टाइम वेस्ट कर क्यों, मैं यहाँ कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला इसमें अथवा वाला देख सकते हो, यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं गद्यांश बोल दिया, इसके लिए माफ़ करना, ये पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश है। अब देखो ये क्या है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोषण गर्जन। ठीक है, अगणित बार मीन्स अनेकों बार। ठीक है, सुन चुका है नभ, नभ मीन्स आकाश, जिनकी विजय घोष रण गर्जन यानी जिनकी विजय का घोष, सिंपल। तो देखो यह जो पंक्तियां हैं ना, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आपका ये रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई हैं। जो स्वदेश प्रेम आपका चैप्टर है ना, एक मिनट, स्वदेश प्रेम वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, स्वदेश प्रेम वाले चैप्टर से ये पंक्तियां ली गई हैं और जिसके लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी, सिंपल। तो अब इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पहला प्रश्न संदर्भ भी पूछा है, तो संदर्भ लिख लिए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो भी ये दोनों रेखांकित अंश है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ही लाइन की गई है। ठीक, तो इनकी व्याख्या करना है, इसका 2 मार्क। और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो भाई जो हमारे मतलब वीर पूर्वज हैं, ठीक है, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो इसका 2 मार्क, 6 मार्क मिल जाएगा। तो ये आपके गद्यांश पद्यांश हो गए। अब चलो आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं। अब देखो जो तीसरा प्रश्न होगा वो आपका हिंदी में पीछे गद्य पद्य के अलावा संस्कृत के भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर हो गया, आपका प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार उसी में से आपके यहाँ पे मतलब 2 संस्कृत के गद्यांश रहेंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक गद्यांश दिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर कर लेना। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलमस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत। ओके चलो भाई, माफ़ करना, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बीच में खांसी आने टाइप की होने लग रहा है, तो थोड़ा वीडियो रोक कर शूट कर रहा हूँ। चलो, तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत से संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत आगमत से संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, ठीक है, सभी जगह फैला है। उसके अलावा देख सकते हो आगे क्या है कि मुगल युवराज दारा सिको, यानी जो मुगल युवराज दारा सिको है, अत्रागत्य यहाँ आकर, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए, साथ तेसान ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यत तेन की उन्होंने उपनिषदाम यानी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करी था। ओके, यानी उपनिषदों का जो अनुवाद है पारसी भाषा में करवाए, सिंपल। तो ये आपका इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ के साथ साथ इसका संदर्भ भी लिखना है। ठीक, और इसके संदर्भ में लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना पड़ता है, तो संदर्भ हेडिंग डालकर लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से ली गई है, सिंपल ऐसे लिख दोगे। आगे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। इसका आपको कितना मार्क जाएगा, सॉरी, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा संदर्भ लिखने का। और इसका जो भी हिंदी अर्थ मैंने बताया नहीं इसका, तो हिंदी अर्थ कह लो या हिंदी अनुवाद कह लो, ठीक है, हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद कर देना, तो उसका आपको 3 मार्क यानी फुल आपका 5 मार्क मिल जाएगा। अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो अथवा में एक उस बगल भी है, उसको भी कर सकते हो, एक को छोड़कर एक। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं। 1 मिनट, इधर आ जाते हैं भाई साहब। चलो यहाँ पे देख सकते हो, एक अथवा कर यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथासमया नवा नवा विचारधारा स्वीकरोत। ओके, यहीं से ये पता चलता है कि यह न जो ये गद्यांश है, ये आपका ना संस्कृत का एक चैप्टर है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय
संस्कृति, उससे ये लिया गया है। सिंपल। तो अब इसका संदर्भ लिख दो और हिंदी अनुवाद कर दो, तो इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो वो वाराणसी वाला आसान है, उसको ही मान लो आएगा तो कर लेना। ठीक, तो इसको भी कर सकते हो, आप देख लेना इसका हिंदी अनुवाद। ठीक, बाकी मैं चैप्टर का नाम बता दिया, भारतीय संस्कृति। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। अगला देखो प्रश्न रहेगा आपका संस्कृत पद्यांश वाला, आप जानते ही हो, 2 यहाँ पे दिया रहेगा, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। ठीक, इनको श्लोक ही है ये, लेकिन इनको पद्यांश कहा गया है। ठीक, जैसे उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम, ठीक है, वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यानी कहने का मतलब कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है, और जिसकी संतान भारतवासी हैं। सिंपल, इसका यही अर्थ है। तो यह अर्थ में आप, यानी वही हिंदी अनुवाद में इसका आप अर्थ लिख दोगे पूरा का पूरा, और उससे पहले आप संदर्भ इसका लिखोगे। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि यह किस चैप्टर से है। तो यह आपका जो ये आपका मतलब ये वाला मतलब जो श्लोक कह लो या इसको पद्यांश कह लो, यह आपका ना जो बीरह बीरेण पूज्यते वाला चैप्टर है उसका है। क्लियर। और तो इसका सिंपल आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरह बीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, आप लिख दो। सिंपल। तो इसका आपको 2 मार्क और 3 मार्क हिंदी अनुवाद करने का, यानी 5 मार्क पूरा का पूरा मिल जाएगा। या फिर इसको भी कर सकते हो कि किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचती किन्नु न हित्वा अर्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत, यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि किम किन्नु न हित्वा प्रिय भवति, यानी मतलब इसमें मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। ये यक्ष, जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बात होती है, उसी का यहाँ पे ये पूछ दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सोचती, यानी शोक नहीं करता एक तरह से। ठीक, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। ठीक, और किन हित्वा सुखी भवेत, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, ये यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका जो जीवन सूत्राणी चैप्टर है ना, उससे ये लिया गया है। तो सिंपल, दोनों में से कोई एक आपको कर लो, 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप करते रहना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो 5वां प्रश्न रहेगा वो खंडकाव्य से रहेगा, तो आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य पढ़ लेना, और किसी एक प्रश्न का, खंडकाव्य में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। यहाँ सारा का सारा हर जिले का खंडकाव्य दिया रहेगा। मान लो आपके जिले में अगर पूजा आता है, तो अगर पूजा आप खोज लो, ये आपका अगर पूजा है, इसमें 2 प्रश्न पूछा है, तो किसी एक का उत्तर देना है। ये पहला का दो या दूसरा का दो, आपका मन। तो आपके जिले में जो भी आता है, जय सुभाष आता है, तो जय सुभाष में 2 प्रश्न पूछा गया, तो एक ही का उत्तर देना है, पहले का या दूसरे का, आपका मन। सिंपल, समझ गए। तो आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जो क रहेगा और ख रहेगा, लेखकों और कवियों का जीवन परिचय से संबंधित रहेगा। तो लेखकों में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, 3 का याद कर लेना। 100% आप लोग एग्जाम में फंस जाएगा, 5 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। और कवियों में आप लोग तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास, इन 3 का, और एक किसी और का, 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये भी फंस जाएगा। यहाँ से 5 मार्क यानी 10 मार्क आपका क्लियर जीवन परिचय का। ठीक, इसको छोड़ता हूँ, हम लोग आगे चलते हैं। अगला यहाँ एक श्लोक रहेगा छोटा सा, तो आप श्लोक कम से कम 3 ठे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो 2 श्लोक आया था उसको नहीं लिखना होता है, कोई अलग सा लिखना होता है। तो यहाँ एक श्लोक लिख दोगे 2 लाइन का, तो उसका 2 मार्क मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 8वां जो प्रश्न है, यहाँ पे ये संस्कृत प्रश्नों का उत्तर है, संस्कृत में ये प्रश्न है, उनका उत्तर देना है। लेकिन देखो इसका यहाँ पे 2+2, पिछले साल एक प्रश्न का 2 मार्क दिया करता था, तो 2 प्रश्न का 2 मतलब 2 4 मार्क हो जाता था। लेकिन इस बार 1+1 यानी 2 मार्क आपको मिलेगा। यहाँ से 2 मार्क निकाला गया है। वो 2 मार्क निकाल कर क्या किया गया है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, इसका उत्तर दे दो भाई। ज्ञानम मतलब ज्ञान कहाँ संभव है भाई, तो ज्ञान सभी जगह संभव है। अब देखो, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है, तो मान लो इसको आप छोड़ दो। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, तो पहले का तीसरे का आप उत्तर दे दिए, काम खत्म। केवल 2 का ही उत्तर देना होता है, 2 को छोड़ना होता है। ठीक, बाकी चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो आसित, ये इसका उत्तर है। तो आप 2 का किन्हीं का दे दो। ठीक है, आपका 2 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, ये प्रश्न संख्या जो 9 है, ये आपका निबंध से संबंधित रहेगा। यहाँ पे आपको मतलब एग्जाम में 4 टॉपिक दिया रहेगा। कभी कभी देखा गया था कि 2023 के पेपर में 1-2 कोडों में यहाँ 5 ठे भी दे दिया था। ठीक है, तो चलो, तो कम से कम 4 टॉपिक आपको दिया रहेगा। इसमें से किसी एक टॉपिक को आपको चूज कर उस पर आपको निबंध लिखना रहेगा, जिसका 9 मार्क नहीं बल्कि आपको 7 मार्क दिया जाएगा। यहाँ से भी आपका 2 मार्क कम किया गया है। ठीक, तो 2 मार्क यहाँ से और 2 मार्क पिछले वाले प्रश्न में से कम कर यहाँ एक नया प्रश्न प्रश्न संख्या 10 ऐड किया गया है इस बार, पत्र लेखन वाला। तो यहाँ पे आपका एक पत्र लेखन से भी संबंधित प्रश्न रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्यों नहीं चल रही भाई,
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पत्र लेखन से संबंधित एक आपका प्रश्न नया ऐड किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको 2 पत्र दिया रहेगा, एक पत्र दिया रहेगा अथवा कर एक और पत्र दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये आपका 4 मार्क का पत्र लेखन वाला भी रहेगा, तो इसलिए आप पत्र भी तैयार कर लेना। तो ये रहा पूरा का पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन। कौन सा हम लोग का पेपर कोड था? डीए वाला पेपर सेट था। ठीक है, डीए वाला। अगले वीडियो में हम लोग डीबी वाला करेंगे, फिर डीसी करेंगे। इसी तरह कर हम लोग सातों सेट सॉल्व कर लेंगे, और सातों सेट आप सॉल्व कर लेते हो तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। लगभग देखना आपके कम से कम 40 मार्क के आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आएंगे इसी ये सातों सेटों से। तो इसलिए सातों सेट आपको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार हम लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये बाकी मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारी ऐप जो है यूपी एमएसपी स्टडी, जी हाँ मेरे दोस्त, यूपी एमएसपी स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ मान लो मैं ऊपर ऊपर सब समझा दिया, सब बता दिया, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो डिटेल में जाकर सारी चीज़ें पढ़ लोगे। और देखो लक्ष्य बैच आपके पास रहेगा ना, तो जैसे आपको 22 फरवरी को एग्जाम है, आपका 22 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, देखो चीज़ें आपको दोहरानी होती है, सब लोगों को दोहरानी होती है, क्योंकि आप पढ़ते हो भूल जाते हो। तो 22 फरवरी को आपका पेपर है। ठीक है, तो मान लो आप अब 20 को और 21 को, मान लो 2 दिन है आपके पास, तो आप 2 दिनों में चाहोगे तो ये पूरा का पूरा सातों सेटों का आपके पास पीडीएफ है, तो अच्छे से दोहरा लोगे, पढ़ लोगे। और वहाँ सातों पीडीएफ के अलावा प्रीवियस ईयर का, उसके अलावा बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो भी है, और मेरे द्वारा कम से कम एग्जाम टाइम तक वहाँ पे कम से कम 5 से 7 आपको हिंदी के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो इतने पेपर रहेंगे, कम से कम 12 से 15 हिंदी के पेपर रहेंगे, और आप पीडीएफ रहेगा तो एक ही 2 दिनों में दोहरा लोगे, और जाकर एग्जाम में लिख कर आओगे, आपके 70 में 70 मार्क आ जाएंगे, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।